तो मतलब मामला सेफ्टी का नहीं था, मामला ये था कि आप हमारे साइड हैं या नहीं हैं। हमारे साइड हैं तभी हम आपको एंटरटेन करेंगे। हमारे ही फ्लैट में हमें कोई चीज चेक नहीं करने देता था, आप फोटो मत क्लिक करिए, आप वीडियोस नहीं निकालिए। उसके जो भी बंदे आते थे वो सब इस चीज पे हमें रोक टोक करते थे। फ्लैट लेने से पहले मैंने जैसा बोला कि मेरे को ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, तो मैंने ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शन किया, तो उनका एक सिंपल सा जवाब था, सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, गवर्नमेंट अप्रूव है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम लोग ने जाके बोला वहाँ की उनकी सीआरएम टीम को, भाई एक बात बताओ, खड़े होकर कौन इंसान नहाएगा, कैसे नहा पाएगा, उसमें तो हाथ लग जाएगा। हमारे जो ग्रुप में एक बंदा था, उसका 6.1 फीट हाइट था, तो अच्छा खासा हाइट है, वो हाथ यूं करेगा उसमें तो फॉल सीलिंग में बार लगेगा। तो उसको ये बोला गया कि खड़े होकर कौन नहाता है, सर आप बैठ के नहाइए। फ्लैटों में भी प्रॉब्लम है कि सीपेज जा रहा है, पूरा सीलिंग से नीचे तक पानी आ रहा है, और जो उनके वॉशरूम है उसका भी जो पाइप होता था वो भी अंदर से दिया हुआ है उसका। बड़ा केस स्टडी होगा कि गोदरेज के ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, स्पेसिफिकेशन जो प्रॉमिस किए हैं वो नहीं देने का मामला है, डिले पेनल्टी का मामला है, एंड चौथा है इसमें जो अम्यूनिटीज प्रॉमिस की, सबसे बड़ी अम्यूनिटीज बोला जाए या फैसिलिटी एसटीपी। हम लोग ने पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ पे भी मुद्दा उठाया, तो कमिटी को बुलाया जाता है सेटलमेंट। पहले तो हमारे पास प्रेशर बनाया गया कि ये सब चीज़ें हैं और हमें दबाया जा रहा था, तो क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कर रखा था इन सब चीज़ों को लेकर, तो हम दब नहीं पाए, वो हमें दबा नहीं पाए, और बिल्डर डायरेक्ट दबा नहीं रहा है, वो पुलिस के थ्रू हमें प्रेशराइज कर रहा है। तो आपके 2 घर खरीदने के बाद भी जो इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग आपस में बैठ कर बात करते हैं कि अगर हम रेंट पे रहते तो ज्यादा बेहतर था? ये जो अभी ऑन एवरेज अगर 50-60 हज़ार रुपए आप ईएमआई दे रहे हैं, रेंट आपको 1/3 कॉस्ट में मिल जाएगा, तो 2/3 का कॉस्ट आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। ना उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, ना 10 तरह के लफड़ों में पड़ना है। रेंट वाला फ्लैट ज्यादा बेटर है इस मामले में। जब भी मैं घर नहीं खरीदने की बात करता हूं, मुझ पे एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट होने का आरोप लगता है। आप देखिए कैसे आज का एवरेज मिडिल क्लास होम बायर जो 2 बार घर खरीद कर पछता रहा है, वो भी ये मानने लगा है कि रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है। वंस बीटन ट्वाइस शाई, ट्वाइस बीटन फॉरएवर शाई। कन्वेंशनल विजडम कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप इंडिया के हाउसिंग मार्केट में हैं तो यह कन्वेंशनल विजडम कभी काम नहीं आता है। आप जितनी बार घर खरीदते हैं उतनी बार आपको अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन बिल्डर्स मोरालिटी। इनसाइडर इनसाइट के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे होम बायर कपल को लेकर आया हूं जिन्होंने पहली बार घर खरीदा, काफी कम एज में खरीदा, उन्हें ब्रांड की समझ नहीं थी, वो आम्रपाली जैसे बिल्डर के पास गए। दूसरी बार काफी सोच समझकर उन्होंने देश की सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप गोदरेज प्रॉपर्टीज से घर खरीदा, और दोनों ही बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। आज मेरे साथ हैं मनीष साहू और रीना साहू, और हम इनसे बात करके यह समझना चाहेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि इंडियन रियल एस्टेट इतना रेकलेस है, इंडियन रियल एस्टेट होम बायर सेंट्रिक नहीं है, और बायर को हर लेवल पर हैरास किया जाता है। मनीष, वेलकम। जब आपने पहली बार घर खरीदा था, काफी कम उम्र में खरीदा होगा? यस। कितनी उम्र रही थी आपकी? उस समय 27-28, हमारी जस्ट शादी हुई थी 2011 में, और 2011 के बाद जस्ट घर वालों ने कहा कि भाई शादी हो गई है, मिडिल क्लास में जैसे चलता है कि भाई शादी हो गया, छत देख लो, तो आगे का फिर गृहस्थी बसेगी। तो हम लोग ने भी सोचा कि एक अपना घर हो, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग रेंट पे रह रहे थे, तो सोचा कि एक लेते हैं। तो हमने शादी के 1 साल के अंदर ही देखा, तो थोड़ा घर से पैसा लिया और थोड़ा अपनी जो सेविंग थी, वो सेविंग से हमने डाउन पेमेंट करके बुकिंग कर ली। फिर क्या था कि बैंक से फाइनेंस हो गया, एंड देन फाइनेंस के बाद ये लगा कि हाँ चलो 3-4 साल में तो घर मिल ही जाएगा। तो हमने बहुत अर्ली एज में डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है। और प्रॉपर्टी का सिलेक्शन कैसे किया कि आम्रपाली बिल्डर जो था,
ऑलरेडी यहाँ पे भी था और हमारे होम टाउन लखनऊ में भी था उसके 1-2 प्रोजेक्ट। तो क्योंकि देखा हुआ बिल्डर था तो हमने सोचा चलो बना रहा है, मिल जाएगा, कुछ फ्रॉड नहीं होगा। और साथ ही साथ MS धोनी भी थे उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो एक वहाँ ब्रांड एम्बेसडर को भी देख के थोड़ा सा फेथ आता ही है लोगों में कि हाँ चलिए ये सही बंदा है, सही लोगों से जुड़ा होगा, तो ले लिया हमने। रीना जी, आप घर खरीदने का जो डिसीजन था उसमें आपका ज्यादा बड़ा रोल था या इनका था? नहीं, इनका ही था क्योंकि इनको थोड़ा प्रॉपर्टी की समझ मुझसे ज्यादा है। बट इन्होंने बोला कि बड़ा बिल्डर है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इन्वेस्ट करना हमारा ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैं भी एग्री थी इनके साथ में कि इन्वेस्ट करते हैं इसमें। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जो इतने कम उम्र में घर खरीद रहे हैं, फाइनेंशियली आप अपनी लिमिट को ओवर स्ट्रेच करके घर खरीद रहे हैं? मिडिल क्लास में अधिकतर लोग ओवर स्ट्रेच करके ही ले पाते हैं, क्योंकि सोचते रह जाएंगे तब तक। जब आज सोचा तो आज प्रॉपर्टी के एक्स वैल्यू है, कल लेने चले तो वाई X+Y हो गया। तो कभी ना कभी तो आपको एक इनिशियल जंप मार लेनी ही पड़ेगी, और जंप लेने के लिए स्ट्रेच करना ही पड़ेगा आपको। सो दैट्स व्हाई आपका कहना बिल्कुल सही है। और अगर मैं पर्सनल लेवल पर सवाल पूछूं कि आपका जो EMI जा रहा था वो आपकी सैलरी का कितना % जा रहा था? उस समय तो सैलरी बहुत कम होती थी, तो हम दोनों ही वर्किंग थे उस टाइम। तो इनकी सेविंग होती थी और मेरा जो भी सैलरी आती थी EMI एंड होम एक्सपेंसेस में चला जाता था। तो मेरे एंड से तो कुछ खास सेविंग होती नहीं थी, रीपेमेंट एंड एक्सपेंसेस में जाता था। तो कुल मिला के 50% EMI उस समय जाती थी। यहां पे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये आम तौर पर इंडियन मिडिल क्लास की कहानी है, उनकी सच्चाई है। कम उम्र में आप घर खरीदते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं और तब भी 50% पैसा आपका चला जाता है होम बाइंग में। और उसके बाद आप समझिए कि एक होम बायर के मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ता है जब उसे वो घर भी नहीं मिलता है। आपको ऐसा पहली बार कब लगा कि आपने घर खरीदकर गलती कर दी है? कुछ 1-2 साल तो हमने वेट किया कि हमें पोजीशन मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद न्यूज में आने लगा कि कुछ चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, शायद बिल्डर के पास पैसा नहीं है बनाने को। तो उसके बाद फिर हमको थोड़ी चिंता हुई कि हमें नहीं मिल रहा है, हमारे साथ जिन लोगों ने खरीदा था दूसरे प्रोजेक्ट्स में उनको डिलीवर हो गया है और उनका अच्छा खासा वो रहने भी लग गए हैं। तब हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे कि अभी हम क्या करें। मतलब एक तरह से लग रहा था कि हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, ना निकल सकते हैं और ना ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो उसी टाइम लगा कि अब तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हमने वेट किया कि अब देखते हैं कब मिलता है। फिर बाद में हमने सोचा कि अभी उसका वेट तो नहीं कर सकते कितने साल तक मिलेगा, तो हमने फिर दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। आप जब इनिशियल डेज में जब ये दिखने लगा कि आम्रपाली का घर डिलीवर नहीं होगा, तो आपका क्या रिएक्शन क्या था? आप बिल्डर के ऑफिस में गए, आपने क्या किया? इस क्वेश्चन का जवाब देने से मैं कुछ और बताना चाहूंगा। जरूर। तो हम, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था नोएडा एक्सटेंशन में आता था, और नोएडा एक्सटेंशन में करीब 12 से 15 प्रोजेक्ट बिल्डर के खुद के थे जो अलग अलग लोकेशन पे इसने लॉन्च किया था डिफरेंट सेक्टर में। तो हम लोग जो है नोएडा में रहते थे, नोएडा से क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट इसलिए हो गए कि भाई 2 साल हो गए लिए हुए, अब डेली बेसिस पे आना जाना हो नहीं पाएगा, तो यहीं शिफ्ट हो जाते क्रॉसिंग में, और ऑफिस नोएडा में। तो आते जाते जो है हम देख सकते हैं सुबह शाम कि क्या अपडेट चल रहा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ले लिया। अब 2014-15 तक तो बहुत काम तेजी से चला, क्योंकि 42 टावर थे मेरे प्रोजेक्ट में, अच्छा खासा इन्वेंट्री था, तो उसको बनने में भी टाइम लगेगा। तो ये EMI भी जा रही थी मेरी, बिल्डर की डिमांड भी आ रही थी। तो एक जब ये प्रोसेस चलता रहता तो अपने आप लगता कि हाँ सही चल रहा है। लेकिन 2015 के एंड से जब बिल्डर का थोड़ा सा काम नहीं बढ़ रहा था, 3 महीने हो गए, बैंक से कोई डिमांड भी नहीं आया बिल्डर के थ्रू, तो हम लोग थोड़ा वही सोच में पड़ गए। ये 2015 की बात है? 2015 की बात है। और आपकी बुकिंग 2013 की थी? 2011 की थी। 11 की थी। तो क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट में 3.5 साल का दिया था, उस समय जब हमने लिया था तो उस समय कुछ भी बेस स्ट्रक्चर नहीं बना था। तो एक सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई थी कि बिना बेस स्ट्रक्चर बने हुए या देखे हुए हमने बुकिंग किया था, क्योंकि बुकिंग काफी सस्ती मिल रही थी हम लोग को। हमने कहा चलो ठीक है, हमारा जिस हिसाब से बजट हमें अलाउ कर रहे हैं उस हिसाब से 15-20 साल की EMI लेकर हम इसको कुछ डाउन पेमेंट करके अपना मैनेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये डिसीजन लिया। और 2014-15 में जब ये सब चीजें सामने आने लगी तो 2015 में ये डिसाइड
हो गया कि बिल्डर ने अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो उस समय से हमें समझ में आ गया कि अब पैसा फंस गया हमारा। और उस समय जब ये चीजें हुई, हमारा 80% जो है कॉस्ट जा चुकी थी बिल्डिंग। जब आपने 2011 में लिया था तो ड्यू डिलिजेंस के नाम पे आपने कुछ किया था, आपने कोई वेरिफिकेशन किया हो? यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस समय समझ नहीं थी और उस समय इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी या अवेयरनेस भी नहीं थी। फैसिलिटी तो नॉर्मली होगी, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या हुआ कि हमने बस देखा, एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी मेरे साथ सेम ऑफिस में थे, हम साथ में आए, 2-3 बार देखा और बुक कर दिया। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि हमने बिना कुछ जो कंप्लायंस देखने चाहिए या रूल जो वो एग्रीमेंट दे रहा है उसका ड्राफ्ट देके किसी लीगल एडवाइजर से ऑडिट करा लेते या रिव्यू करा लेते। तो वो सारी चीजें थी और यहीं पे मिस हुआ। क्या आप अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन को समझने के लिए कभी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले थे कि आपको उस स्टेज में घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, मिला तो नहीं था, लेकिन जैसे ऑफिसेज, मैं क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो नॉर्मल आईटी कंपनीज में क्या होता है, इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी एजेंसी या कंपनी आके अपना लेक्चर और सेशंस देते हैं। तो हमने किया हुआ था, और बाय बर्थ या बाय फैमिली जो बैकग्राउंड थोड़ा सा कमर्शियल और फाइनेंशियल चीजों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज थी, तो घर में वो बातें चलती रहती थी। इस वजह से वो चीजें पता थी कि हाँ भाई, टैक्स का ये पार्ट है, इसको कैसे सेव कर सकते हैं, या टैक्स इतनी सैलरी है तो ये टैक्स आएगा। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग एक लेवल पे मैंने खुद ही कर ली थी, जो भी गाइडेंस फैमिली से मिला, बाकी जो दोस्त थे उनसे भी चर्चा होती रहती थी, तो उसके बेसिस पे हमें ये नॉलेज तो मिल गई थी। लेकिन ये जो फ्लैट खरीदने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा हमसे गलती हो गई कि एक रिव्यू करा लेते लीगल एडवाइजर से, तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, क्या आप उस समय के दौर में ये मानते थे कि प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? हाँ, क्योंकि ये अब उस दौर में नहीं, उससे बहुत पहले से लोग जो इन्वेस्टर, एक मिडिल क्लास बंदा या तो गोल्ड में करता है या फिर प्रॉपर्टी, और दोनों ही समय के साथ इंक्रीज करती हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो अभी हम लोग यहीं रह रहे हैं, और बच्चे भी अगर जब होंगे इन फ्यूचर, उस समय बच्चे तो नहीं थे, शादी हुई थी, तो हमने ये प्लानिंग करके लिया था कि चलो 2 BHK या 3 BHK काइंड ऑफ कुछ मिल जाए या स्टडी, और उसमें लेकर हम फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो हमने सोचा था, जिस हिसाब से सोचा था, वो जो चीजें सही गई थी हमारी। यस। इस केस स्टडी से, इस होम बायर के केस स्टडी से एवरेज मिडिल क्लास के लिए पहली लर्निंग ये है कि आपकी जो एक कल्चरल कंडीशनिंग होती है, प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल सही नहीं है। ज्यादातर लोग जो अर्ली लाइफ में घर खरीदते हैं, वो कई तरह के फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं सिर्फ उस घर का ईएमआई चुकाने के लिए। लेकिन सोसाइटी ने हमें कुछ ऐसा कंडीशन कर दिया है कि आपकी आइडेंटिटी इस बात से जुड़ जाती है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा है या नहीं खरीदा है। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी रहा होगा कि हर कोई पूछता होगा कि अच्छा, आपने घर खरीदा है या नहीं? वो एक थोड़ा सा स्टेटस सिंबल बन जाता है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि भाई दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे, तो उनका तो पक्का होगा ही। तो यस, ऐसा कुछ रहता है। सोशल प्रेशर भी आप बोल सकते हैं कि एक सोशल प्रेशर रहता है, लोग प्रेशर में आके ले लेते हैं। मैंने कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा है, ये जैसे मैंने लिया तो उनके भी फैमिली में बात चलने लगी, और सोशल प्रेशर के चक्कर में आके लोगों ने, रिक्वायरमेंट नहीं थी उन्हें, लेकिन उन्होंने ले लिया। आइडेंटिटी मतलब इस बात से तय होती है कि आपके पास घर है या नहीं, कहां पे घर है, कितना बड़ा घर है। उस ट्रैप से निकलना आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। आपको हर फैमिली में हर जगह पूछा जाता होगा कि आपने घर कहां लिया है, कब लिया है। लोग पूछते हैं कि आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो आप कैसे रह रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका ओन है। तो क्योंकि हम लोग शादी से पहले से जॉब कर रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कितने साल से रह रहे हैं, अभी भी रेंट पे रह रहे हैं, तो ये पूछते हैं लोग। एक आइडेंटिटी तो वही बन ही जाती है कि आपने लिया है या नहीं लिया है। लेकिन हमने किसी प्रेशर में आके नहीं बाय किया था, हमें एक्चुअल में नीड हो गई थी उस टाइम तक कि हमको अब बाय करना है अपना फ्लैट, तो इसलिए हमने इन्वेस्ट किया था उसमें। नहीं, जब आप नीड की बात करते हैं और आपकी उम्र उस समय 27-28 साल थी, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा था कि घर लेकर मैं एक शहर से बंध रहा हूं, कल को मुझे दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, जो हमारा करियर था तो उसके अकॉर्डिंग हमें था कि हमें एनसीआर में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हम यहीं पर रहेंगे और यहीं कंटिन्यू करेंगे आगे रहना भी।
तो इस वजह से हमने वहां पे इन्वेस्ट किया था फ्लैट में। और एक रीजन ये भी था कि हमारा जो है, और लखनऊ जो है ओवरनाइट जर्नी के थ्रू बाई ट्रेन आप जा सकते हो, तो अगर कभी फेस्टिवल में जाना है तो हम आ जा सकते हैं इजिली, कोई भी घर से आ सकता है या हम जा सकते हैं। तो एक रीजन ये भी था कि दिल्ली एनसीआर में ले लिया, अभी रहने के पर्पज से उस टाइम लिया था, बाद में सोचा कि अगर कहीं जॉब मूव होती है तो फिर हम रेंट पे देकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट हम लेके चले थे डे वन से। और जब आपने घर लिया था बिल्डर से तो आप नहीं मिले होंगे, आप ब्रोकर के थ्रू गए होंगे? नहीं, मैं मेरा फ्रेंड पूरा नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उस समय चल रहे थे, तो हम लोग ने देखा, तो ब्रोकर के थ्रू तो हम गए नहीं, हमने खाली उनसे चीजें समझी कि प्रोजेक्ट क्या है, कितने साइज क्या है, कैसा लोकेलिटी क्या है, तो ये सारी थोड़ा सा आइडिया लेके हम डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस गए थे। तो बिल्डर का साइट ऑफिस था, तो वहीं पे गए एंड वहां से फिर हमने थोड़ा सा बात करना चालू किया, एक दो विजिट की, सैंपल फ्लैट देखे, पहले खुद देखा, फिर बाद में फैमिली में जिसको देखना था उसको दिखाया, ये जाकर फिर फाइनल किया। और 2015 में जब ये रियलाइजेशन होने लगा कि अब ये घर शायद नहीं मिलेगा, तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो मतलब एक तरफ ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, और उस समय मैंने कार भी ले ली थी, सोचा था कि क्योंकि फैमिली बड़ी हो चुकी थी 2015 में, और हमें एक कार की जरूरत थी, कि टू व्हीलर उतना सेफ नहीं था उस टाइम। मैंने कहा चलो एक कार ले लेते हैं, एक मिडिल क्लास की एक घर के बाद जो दूसरी नीड होती है कार, तो हमने कार ले ली। और काफी फाइनेंशियल बर्डन तो हो ही गया था, और जब ये देखा कि नहीं मिल रहा है, तो घर वालों का भी वही बार बार पूछते थे कि क्या हो बेटा, कहाँ तक बात पहुंची, कुछ हुआ है नहीं। तो कुल मिला के थोड़ा सा तो टेंशन रहता ही था कि एक पैसा जो हमने 80% दे चुके, अगर 10% देते तो एक बार इंसान सोचता कि चलो 10% है, बच गए, किसी तरह ये गया तो गया, बाकी तो पैसा है। लेकिन 80% यानी कि 20-25 लाख रुपए आपके चले गए और आपके पास कुछ नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मतलब टेंशन तो होती है। इंडिया के मिडिल क्लास के लिए एक लर्निंग ये भी है कि प्रॉपर्टी बेस्ट असेट क्लास है। ये अगर कोई आपसे कहता है, आप पिछले 10 साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल कर देखें, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और प्रॉपर्टी, और आप पाएंगे कि इन तीनों में सबसे कम रिटर्न रियल एस्टेट में है। लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डर्स ने क्रिएट कर रखा है कि आपको यह बताया जाएगा कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट असेट क्लास। तो आपके फिर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई? कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत क्या होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रॉसिंग में शिफ्ट हो चुका था 2012 में, और डेली ऑफिस जाते समय आते समय दिख जाता था क्या स्टेटस चल रहा है। और जब 6 महीने हो गए 2014 के एंड में, 6 महीने हो गए और कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, और फोन करते थे आम्रपाली के ऑफिस जो सेक्टर 62 में है नोएडा में, तो वहां से भी फोन पिक नहीं होते थे, और जाओ फिजिकल विजिट करो ऑफिस, तो वहां पे भी कोई मिलता नहीं था। तो हम लोग को डाउट हुआ कि चल क्या रहा है। तो कुछ दिनों बाद वहां पे उनके गेट पे नोटिस लग गई कि बिल्डर ने अपने आप को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, और जो भी प्रोजेक्ट है ऑन होल्ड स्टेट पे चले गए। तो ये सब देखकर फिर हम लोग परेशान हो गए। फिर हम लोग ने जितने भी बायर्स थे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए, और फिर वही धरना प्रदर्शन हम लोग ने चालू किया बिल्डर के ऑफिस पे, और जहाँ पे जो मिलता था उसको रीच आउट करते थे। तो ऐसा हमारा केस आपने इंडिविजुअली फाइल किया था कभी? केस, क्योंकि मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और सेम मेरा भी वही था कि भाई या तो कोर्ट कचहरी देख लें, या फिर फैमिली संभाल लें, या जॉब कर लें। तो उस चक्कर में हमने कहा कि भाई कुछ 10-12 लोगों का ग्रुप था मेरे ही प्रोजेक्ट के, उन्होंने एक कमिटी बनाई, एसोसिएशन बनाया, फॉर्म किया, एंड केस हम लोग ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ ग्रुप होम बायर हमने लॉन्च किया था। तो रिट वगैरह हमने डाली, लेकिन उससे बात बनी नहीं। तो उन्होंने कहा कि वही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या ऑफिस वो टरकाते हैं। तो वही हुआ। तो फिर हम लोग और प्रोजेक्ट के जो करीब 14-15 प्रोजेक्ट हैं, तो सब आपस में कनेक्ट होने लगे। एक बहुत बड़ा होम बायर, करीब 45,000 बायर उस टाइम फंसे हुए थे। तो उनका एक ग्रुप बना, और ग्रुप ने फिर अपने कंबाइंड जो है अपील की,
और डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक साथ हिट किया। अभी क्या था कि हम एक एक टुकड़ों में जा रहे थे और एक एक डिपार्टमेंट में एक बार में जाते थे, फिर वेट करते थे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में फिर वेट कर रहे हैं। अभी क्या सब एक साथ कंबाइन करके एक सब जगह एक साथ हमने पिच किया, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें कम टाइम में ज्यादा यानी कि एक पॉजिटिव रिजल्ट तो मिला, कुछ तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो फिर हाई कोर्ट में गए, ईडी में भी गए थे, ईडी से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 2017 हो गया था ऑलमोस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा तो हम लोग की हियरिंग हुई, 2 साल हियरिंग चली। तो कुछ एडवोकेट सामने भी आए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एज अ ग्रुप उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट में हमें। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अपने पास लिए होंगे, वो आई थिंक पब्लिक डोमेन में है वो इन्फॉर्मेशन, आई थिंक वो बोलने की जरूरत नहीं है, बट एनबीसीसी ने उसको टेक ओवर किया बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। एंड देन वहां से चीजें हमें एक विजिबिलिटी तो मिल गई थी कि चलो अब मिल जाएगा। जो 2015 से 2017-18 के बीच में जो लग रहा था कि पैसा फंस गया, हम भी फंस गए, अब कहाँ से क्या मैनेज करेंगे, तो थोड़ा सा एक रोशनी मिली हमें 2017-18 में। फिर वहां से जब चीजें आगे मूव होने लगी तो फिर धीरे धीरे आशा बन गई। लेकिन ये 2015 से 17 का जो दौर था वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी रहा होगा कि हमारे पैसे चले गए, पैसे कुछ चले मिलेगा गए, नहीं, कुछ मिल भी नहीं रहा है, रेंट बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, ईएमआई हम दे ही रहे हैं। प्लस पॉइंट मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैंने ईएमआई कभी अपनी बंद नहीं की, जैसे तैसे मैंने पे की। बाकी लोग क्या थे, नहीं मिला तो ईएमआई नहीं पे करने से वो डिफॉल्टर हो गया। तो डिफॉल्टर होने के केस में आपका जो है सिबिल भी इम्पैक्ट होता है, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ था। इस चक्कर में मैं टाइमली ईएमआई पे करता गया और मेरे को घर नहीं मिला था, लेकिन मेरा होम लोन जो है क्लोज हो गया टाइमली पे करने के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस हालत में नहीं रह गए थे कि वो ईएमआई सर्व करते रहें। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका सिविल स्कोर बिगड़ गया, उन्हें आगे कोई और घर खरीदने के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया। एक एवरेज मिडिल क्लास की, जिसकी की खुद की कोई गलती नहीं थी, वो सिस्टम की नजर में एक डिफॉल्टर के तौर पे खड़ा था, और जो डिफॉल्टर था वो सिस्टम से डरता नहीं था। तो 2017 में जब ये उम्मीद जगी कि अच्छा घर मिल जाएगा, उसके बाद से आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उम्मीद तो जगी है लेकिन पता नहीं अब कितना टाइम और लगेगा? नहीं, 2017 से मैं बात करूं, बीच में कोविड भी आ गया 2020 में, तो उस समय तो और लगा कि अब तो और खिंच गया ये। और जिस हिसाब से एक 2015-16 में ही एक जब ये सब चल रहा था, तो बीच में बिल्डर ने अपनी बेटी की शादी भी की थी, और उसमें सुनने में आया उसने 150-200 करोड़ का खर्चा किया। तो हम लोग वही कह रहे थे, इसके पास कह रहा है दिवालिया हो गया है और बेटी की शादी के लिए तो इतना पैसा ये खर्च कर रहा है अंधाधुंध, तो हम लोग वही कह रहे थे थोड़ा सा इधर लगा देता तो हमारे रहने की व्यवस्था हो जाती। उस समय जो हम लोग ने सोचा कि अपनी सेल्फ फंडिंग से भी किया जाए, कि सेल्फ फाइनेंस करके कुछ थर्ड पार्टी जो सिविल इंजीनियर और उनसे रिव्यू कराया हमने, और रिव्यू कराने के बाद खुद भी फंड डाल के अपना बनाने के उसमें भी आ गए थे हम लोग, जो हमारे प्रोजेक्ट के कुछ लोग थे क्रांतिकारी लोग। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही करते हैं, ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं और बनाते हैं अपना। तो इसी चक्कर में उन्होंने एसोसिएशन भी अपना रजिस्टर कराया था, रेजिडेंट एओए। तो उस हिसाब से चीजें तो बढ़ती रही, लेकिन 2017-18 जब तक केस चल रहा था, ईएमआई जा रही थी, विजिबिलिटी कुछ आया नहीं, और फिर जब कोविड आ गया तो हमें लगा और आगे ये बढ़ गई कहानी। लेकिन बीच में हियरिंग चल रही थी, तो हियरिंग चलने से ये हुआ कि विजिबिलिटी और इम्प्रूव हो रही थी। ये था कि मिलेगा लेकिन डिले मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक रिलीफ बोल सकते हैं कि हमारा पैसा तो जा चुका है। 2022 तक मेरा पूरा लोन क्लोज हो चुका था, 10 साल में ही मैंने क्लोज कर दिया था। कोई भी एडवांस पेमेंट या रीपेमेंट या सेटलमेंट ऐसा सच किया नहीं था। तो वो एक जो मेरे को प्रेशर था, फाइनेंशियल प्रेशर, वो तो खत्म हो गया। मैं कहा चलो अब जो भी है मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो गया ही है। लेकिन बाई चांस 2023 तक आते आते 23-24 में क्योंकि सारे प्रोजेक्ट में काम चालू हो गया था, काफी लोग जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ में बीच में मैं 2022 में शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ जॉब टू पुणे। तो अब पुणे में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ के अपडेट लेने के लिए मैं जो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग थे उन्हीं से अपडेट मिलता था।
या फिर कोई कभी मैं आया यहाँ पे तो तब देखता था। तो इस हिसाब से मतलब दो कोविड वाला तो सभी के लिए टाइम डिफिकल्ट था। तो कोविड 2022 से जो है चीजें और सामने जब उन्होंने पोजीशन देना स्टार्ट किया तो हमें लगा कि अब हो जाएगा। उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी एनबीसीसी उन्होंने रखी, बट जितना एक्सपेक्टेड हमारा था उससे अभी 1-1.5 साल डिले ही चल रहा है, और अभी भी वो डिले ही चल रहा है। अभी मैं आज यहाँ आने से पहले वहीं गया था कि पता करने की कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए फिर आपका दे देंगे। अब उनका वहाँ पे ऑडिट वगैरह चल रहा है, ऑडिट चलने की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते अभी, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, जहाँ 10 साल वेट किया वहाँ 1-2 महीने क्या मैटर करता है। आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे मनीष ने जो एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि बिल्डर डिफॉल्टर है, प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल वेल्थ में कोई कमी नहीं आई है। इसको कहते हैं रिच प्रमोटर्स ऑफ सिक कंपनीज। जितने भी बिल्डर्स डिफॉल्टर बने हैं उनकी पर्सनल वेल्थ बहुत ज्यादा रही है, सिर्फ कंपनी को वो डुबोते हैं। और ऐसे कितने मामले आए हैं जहां उनकी पर्सनल वेल्थ को फ्रीज किया गया हो। सिस्टम में ऐसे चेंज की जरूरत है जहां विलफुल डिफॉल्टर बनने के पहले बिल्डर में एक डर हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिल्डर्स के अंदर सिस्टम का डर नहीं है। अच्छा, आप पुणे शिफ्ट हो गए। पुणे शिफ्ट होने के बाद आपने दूसरा घर खरीदने का कब सोचा? तो क्योंकि उस समय मैंने यूएस बेस एक कंपनी को ज्वाइन किया था एंड वर्क फ्रॉम होम था, और 2022 मैंने 20 में ज्वाइन किया कोविड के टाइम में। एंड उससे पहले कई सारे मीडिया हाउसेस में काम भी किया है एज अ आईटी टीम डेवलपमेंट में। तो 2020 में मैंने जब एक मीडिया कंपनी को छोड़ के मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम करने के लिए, मैंने वहाँ डिसीजन लिया। और 2022 में मेरे को ऑफर कंपनी ने बोला कि आप अगर पुणे शिफ्ट होते तो हम आपको अपने पेरोल पे ले लेंगे। तब तो मैं थर्ड पार्टी पेरोल पे था। मैं ठीक है शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें क्या है। 1-2 लोग थे, वो फैमिली से भी कुछ लोग थे वहाँ पे पहले से। मैं कहा चलो पुणे चलते हैं। हम लोग गए, डिसीजन हमने 2021 के एंड में लिया कि हमें शिफ्ट होना है 2022 में। तो जैसे ही बच्चों का सेशन खत्म हुआ, हमने उससे एक सेशन पहले ही हम जाके देखा है कि कहाँ पे क्या रहना है, कहाँ पे कंपनी है, क्योंकि कंपनी का ऑफिस स्टैब्लिश होने की टेंटेटिव लोकेशन हमें मिल गई थी। तो बच्चों का स्कूल देखा और उसको स्कूल के बेसिस पर हमने वहाँ पे रहने का डिसाइड किया। जब 2022 अप्रैल में हम लोग मार्च में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे रेंट पे घर लेकर एक घर मिल गया हमें। तो अब हमने डिसाइड किया कि अभी तो वहाँ पे कुछ मिलना नहीं है, मतलब पुणे में नोएडा में, जब भी मिलेगा तो देखते हैं क्या है। और वहाँ पे जो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैंने कर रखी थी, सैलरी भी ठीक ठाक हो गई थी। मैं सोचा कि चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक जो रेडी टू मूव या ऑलमोस्ट जो रेडी फॉर पोजीशन हो ऐसी किसी प्रोजेक्ट में देखते हैं। और उस हिसाब से मैंने 2022 में डिसीजन लिया, और पुणे शिफ्ट होने के 2 से 3 महीने के अंदर ही मैंने वो डिसीजन ले लिया। कई सारे प्रोजेक्ट देखे, कई वहाँ के लोकल बिल्डर्स। नहीं, आपके पुणे के एक्सपीरियंस पे आने के पहले आपने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब घर में बैठ के आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो क्या एक बार ही आप लोगों ने ये सोचा कि अगर आम्रपाली का घर मिल भी जाता है वो प्रॉफिट है या लॉस है? देखिए वो लॉस में तो था ही हमारा, क्योंकि हमें टाइमली मिला नहीं। तो हम ऑलरेडी लॉस में तो चल ही रहे थे आम्रपाली के प्रोजेक्ट को लेके। तो देखा जाए तो वो ओवरऑल लॉस ही है वो प्रोजेक्ट में, और अभी भी हमें पोजीशन स्टिल नहीं मिला है। अभी भी हम वेट कर रहे हैं पोजीशन का। हमने पुणे में जो परचेज किया था प्रॉपर्टी, उसका पोजीशन मिल गया। हम 2 साल से रह भी रहे, ऑलमोस्ट हमें 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले अप्रैल में। आपका टिकट साइज क्या था आम्रपाली में? हमने टिकट साइज लाइक 3 BHK काइंड ऑफ लिया था। और कितना अमाउंट था उस समय? जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी 30-31 लाख के बीच में थी। और आज अगर आप उसे बेचना चाहेंगे मिलने के बाद, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन उससे लगता है? अब देखिए, मैंने जो लोन लिया था, लोन अब क्योंकि 5-6 साल मैंने 2011 से जब लिया, तो जब उनका 30 लाख जो आप कह रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट तो आप बैंक का नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं, अगर 30 लाख में इंटरेस्ट कंपोनेंट भी जोड़ दूं और अपना जो कुछ अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखूं, तो मेरे को कम से कम अगर 70-75 मिलता है तो थोड़ा सा मेरे को वो पॉजिटिव फ्लो में आ जाएगा, अदरवाइज वो निगेटिव है।
क्योंकि मैं रेंट भी पे कर रहा था, मैं अपना कोई जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू कोई टैक्सेशन में बेनिफिट भी नहीं ले पाया। एक घर का लोग मिडिल क्लास में भी रहता है कि घर ले लेते हैं बिकॉज टैक्स में छूट मिलेगी, तो एक रीजन उसमें भी मेरी कुछ बेनिफिट मिला नहीं मेरे को। एंड उसके बाद जो भी सेविंग थी वो मैंने टाइमली यानी कि ईएमआई कंटिन्यू करने के चक्कर में मैंने कई अपनी सेविंग्स शॉर्ट टर्म की जो कर रखी थी वो उसको ब्रेक भी की थी। Because यहां पे आप बायर्स का लॉस देखिए। जो पैसा आपने अपने पास से इन्वेस्ट कर दिया उस घर में, उस पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट, और इन सब को जोड़ने के बाद जब आप फाइनल कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपका प्रॉपर्टी लॉस में होता है। और इस लॉस की जिम्मेदारी किसकी है? मैं हर फोरम पे यही सवाल उठाता हूं कि आखिर सिस्टम में जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद ही सॉल्व होगा? चलिए, आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी में प्रॉफिट तो नहीं दिखता है, नहीं, ये घाटे का सौदा हुआ है। घाटे का सब सौदा है। तो जब प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न नहीं मिला, उसके बाद आपने दूसरा डिसीजन लिया कि आप पुणे में जाकर फिर से घर खरीदेंगे। देखिए, एक अपने खुद के घर की आस तो सभी को होती है, चाहे एक मिडिल क्लास हो चाहे गरीब इंसान हो। तो उसी आस के चक्कर में हमने फिर से जो गलती कर चुके थे तो उस गलती से हमने सीख ली थी, और गलती को सुधारने के लिए, पहली गलती को सुधारने के लिए हमने काफी देखा समझा और कुछ लोगों से रिव्यू भी कराया जो जान पहचान के थे, और एक लीगल एडवाइजर के थ्रू भी हम डिस्कशन के लिए गए। उनसे पूरा तो रिव्यू नहीं कराया जो एग्रीमेंट होता है, बट उनसे चीजें ले ली, और जो गवर्नमेंट की साइड थी, बाई चांस 2016 ऑनवर्ड जो महारेरा आ चुका था, हमारे टाइम पे तो महारेरा नहीं था, तो महारेरा की साइड से कई सारी चीजें आपको मिल जाती कि उनका क्या क्या अप्रूवल है उनके पास, प्रोजेक्ट के सेंक्शंस क्या है, प्रोजेक्ट प्लान क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन देखकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस हिसाब से चीजें थोड़े से क्लियर हो जाती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2011 से 2022 ऑलमोस्ट 10-11 साल का जो डिफरेंस था, तो उसमें लर्निंग भी मेरी अपने आप जो आप वाकई रेरा पे ट्रस्ट करते हैं? रेरा पे तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने के बाद नहीं करता हूँ तो रेरा में ये खाली एक है कि सिंगल वे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। अगर आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा तो आपकी वो सबसे बड़ी नासमझ है या गलती है। वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो महारेरा में जो भी जज होते हैं ब्यूरोक्रेट है, वो सिर्फ बिल्डर की गलतियां आपके सामने रखेंगे, आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, और बाद में डिसीजन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा मैंने मिला क्या, मैं किस लिए गया था, मेरे को डिसीजन क्या। हमारे एक पॉडकास्ट में किसी ने रेरा के लिए कहा कि रेरा इज लाइक ए साउंडिंग बोर्ड। आप बहुत परेशान हैं, आप जाइए, जैसे अपने माँ बाप के सामने जाकर अपनी भड़ास निकालते हैं, वो सुन लेते हैं। रेरा का रोल उतना ही तक है। yes, बिल्कुल वही है। जैसे होता है ना कि बच्चा रो रहा है, मम्मी पापा के पास गया, मम्मी पापा ने बहलाया, फुसलाया, लॉलीपॉप दे दिया, बस वही है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये पुणे का जो आपका घर खरीदने का डिसीजन था, उसमें आपने क्या क्या फैक्टर्स देखे और कैसे घर खरीदने की तरफ गए? मतलब बजट, एक तो सबसे पहले बजट होता है, लोकेलिटी, एंड वहां से बाकी चीजें कहाँ पे, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मेरा ऑफिस कितनी दूर पड़ेगा, अप एंड डाउन, तो कई सारे चीजें होती हैं इस तरह की। तो उसी को मैंने देखकर कई सारे लोकेशंस में देखा, और एक लोकेशन जो मेरे को समझ में आई जो नियर आईटी हब था, कि इन फ्यूचर अगर मैं जॉब भी चेंज करता हूँ तो जॉब चेंज करने के बाद अगर मेरे को सेम आईटी प्रीमाइसेस के आसपास ही मिल जाए, जॉब मिलती है, तो मेरे लिए प्लस है, मेरे को ट्रैवल नहीं करना पड़े। मैंने यही सोच समझ के लिया, मेरे को ट्रैवल टाइम कम लगे और जो फैमिली है उनको ज्यादा टाइम दे पाए। और बिल्डर का चुनाव आपने कैसे किया? क्या आप बहुत बिना बिल्डर रेपुटेशन जाने आपने अमरपाली से घर खरीदा था, इसीलिए आप एक कॉर्पोरेट हाउस के पास गए? यस, तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो काफी फेमस नाम है ऑल ओवर इंडिया, एंड उनके कई सारे प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया चल रहे थे, तो मैंने जब उनसे परचेज कर रहा था, तो परचेज करते टाइम मैंने और भी लोकल बिल्डर्स वहां पे पुणे में हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं,
क्योंकि मैं जहाँ पुणे में रह रहा था रेंट पे, तो वो भी एक लोकल बिल्डर है, उसकी लाइक माइवन नहीं था, आरसीसी स्ट्रक्चर था, बट क्वालिटी मच बेटर थी और स्पेस भी काफी अच्छा वेंटिलेटेड था। और मैंने करीब जैसे नियति एक बिल्डर है, रोहन करके बिल्डर है, तो इनके प्रोजेक्ट्स देखे हुए थे, समझा हुआ था, तो मेरे को समझ में आया कि लोकल बिल्डर काफी अच्छा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो शो लाइक सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास लाइक ग्रेड ए बिल्डर। यस, ग्रेड ए बिल्डर जो अपने को कहते हैं, या ए प्लस समथिंग काइंड ऑफ ग्रेडिंग बोलते हैं। तो मैंने उस समय गोदरेज ही मेरे को समझ और कितना प्रीमियम कितना दिया दूसरे लोकल बिल्डर के मुकाबले, कितना महंगा पड़ा ये? 30% मैंने महंगा पे किया। जो सर्किल रेट चल रहा था उस समय, मैंने प्रोजेक्ट के बगल में भी एक दो और लोकल बिल्डर थे, वो जो जिस हिसाब से 7,000 के रेट से अगर दे रहे हैं, तो मैंने 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया। तो मतलब 30% मैंने प्रीमियम पे किया है, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं, तो मैं क्या बताऊं। उस पर हम बात करेंगे। yes. आप यहाँ पे ये देखिए, एक एवरेज होम बायर जो एक बार अपनी उंगली जला चुका है, वो 30% प्रीमियम दे रहा है, सिर्फ नाम सुनकर गोदरेज, देश की रेप्यूटेड कॉर्पोरेट ग्रुप। लेकिन क्या आपको यह पता था कि ये जो गोदरेज नाम है, ये सिर्फ व्हाइट लेबलिंग है, एक्चुअल काम लोकल पार्टनर ही कर रहा है? ये लेने के बाद पता सर क्योंकि इंटरनल गोदरेज का कैसा क्या उनका टाई अप है, उनके और भी पार्टनर्स थे। तो जब मेरे को टोकन मनी देने के बाद ड्राफ्ट एग्रीमेंट कॉपी मिली, तो उसमें मेरे को पता चला अच्छा ये और पार्टनर है। तो मेरा जो एग्रीमेंट पे नाम था, 6ठे नंबर पे हम दोनों का नाम था। उससे पहले 5 पार्टनर्स थे, और आई थिंक चौथे या तीसरे नंबर पे गोदरेज। तो उसमें लैंड पार्टनर्स भी थे, फैसिलिटी पार्टनर्स भी थे गोदरेज की साइड से, या उनके जो भी एसोसिएशन या टाई अप थे। तो ये तो बाद में ही पता चला ऑलमोस्ट। हालांकि रिव्यू करा लिया था और मैं मन बना चुका था कि ये प्रोजेक्ट में ठीक है, जिस हिसाब से मैंने विजिट किया था। और ये एक प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट के साथ इसलिए भी मैं इसमें लिया क्योंकि इसमें मेरे को टाइमली पोजीशन मिल रहा था। क्योंकि मैंने जब बुक करने टोकन मनी दिया तो उस समय स्ट्रक्चर पूरा खड़ा था, लाइक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद प्लम्बिंग, लिफ्ट और जो भी इंटीरियर वर्क होता है, तो वो पेंडिंग था। तो मैंने कहा इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा। तो मैंने जब सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे तो उनसे पूछा, तो उन्हें बताया सर 6 महीने में हम ओसी के लिए अप्लाई कर देंगे, ओसी आते आप सेम फाइनेंशियल में शिफ्ट हो सकते। तो ये थोड़ा सा मेरे को यूएसपी लगा, एंड इसी के चक्कर में ये थोड़ा सा इसी में फंस गया मैं। ऐसा तो नहीं कि फैमिली से प्रेशर था कि बहुत ऑस्पिशियस मौका है, आज नहीं खरीदा तो हम नहीं खरीद पाएंगे? नहीं। कोई ऐसा कोई खास दिन देख करके खरीदने की जल्दबाजी? नहीं, ऐसा कुछ हमारा था नहीं। हम लोग करीब 1.5-2 महीने, मतलब हम लोग का उस समय ऐसा था कि हर सैटरडे संडे बच्चों को घर पे छोड़ा, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट बड़े हो गए थे, तो उनके लिए खाना बनाया। और हम लोग सैटरडे संडे में सुबह से शाम तक ढूंढते थे जो भी प्रोजेक्ट हमें कॉल आती थी, क्योंकि कई रियल एस्टेट की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे आप जाइए, सेल्स का इंक्वायरी कर दी तो 10 तरह की कॉल आने लग जाती है। तो जो कॉल आई वो हम लोग देखते थे, जाके विजिट करना है तो विजिट भी करते थे वीकेंड में। तो 2-3 महीने तो हमने, यानी कि बहुत वीकेंड ऐसा कोई गया नहीं जिसमें हमने कोई घर की तलाश ना की। और इतनी तलाश के बाद हमें एक जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक प्रोजेक्ट समझ में आया। उसका रीजन ये था कि आपको ये पता चल पाया कि उसमें गोदरेज का शेयर कितना था? शेयर हमें पता नहीं चला। हम लोग ने जो सेल्स पर्सन थे कह रहे सर ये गोदरेज का, आप देखिए ना लेटर हेड पे भी गोदरेज का ही नाम है, आप कैसे बोल रहे हैं। तो हमें बाद में पता चला जब कमिटी हम लोग को पोजीशन मिल गया, उन लोग रहने गए, तो बाद में मैं वहाँ की जो प्रोविजनल कमेटी थी उसमें भी मैं स्टैंड मैंने लिया था इलेक्शन के लिए, एंड बाद में इलेक्ट भी हुआ वहाँ पे। तब मैंने जब इंटरनल चीजें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे हाथ में आए या कमेटी के हाथ में आए। आपको डिलीवरी टाइम पे मिल गई थी? देखिए डिलीवरी जो है बिल्डर के एंड से का कमिटमेंट था 2022 का वर्बल, 2022 सितंबर का। उन्होंने कहा कि सितंबर में हम ओसी अप्लाई करेंगे एंड आपको दिसंबर तक मिल जाएगा, बट ये मार्च में मिला। तो 3 से 6 महीने जो प्लस माइनस रहता है वो टेंटेटिव था, तो उसमें मिल गया। लेकिन उसके लिए भी जो बिल्डर ने ओसी 20 मार्च 2023 में आई, ओसी आने के बाद बिल्डर ने कहा हम फेज वाइज पोजीशन देंगे। अब ओसी का मतलब क्या है यहाँ पे?
ओसी का मतलब है कि आपका रेडी है, मैं जाके रह सकता हूँ। ये ओसी था, टेम्पररी ओसी नहीं था। टेम्परेरी ओसी नहीं था, ये परमानेंट ओसी था। उसमें हर एक फ्लैट मेंशन था, दैट मीन्स इट्स नॉट टेम्परेरी। सारी चीजें मेंशन है, तो हम लोग उसी हिसाब से बिल्डर के पास गए। अब बिल्डर ने की जो कस्टमर फेसिंग सेंट्रिक टीम होती है, तो उसके कुछ लोग थे जो अननेसेसरी कुछ भी बोलते थे। अब हर तरह का वहां पे लोग रहता था और हर तरह की बातें करते थे, और जब भी कुछ डिस्प्यूट होता था तो उनकी जो फीमेल स्टाफ थे उनको आगे कर देते थे, जिससे कुछ कहा सुनी हो तो फिर वो लेडी विक्टिम वाला कार्ड प्ले किया जाए। तो इस तरह से टैक्टिक जो है बिल्डर अपनाता है, और इस तरह से मतलब बायर्स को परेशान किया जाता है। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? पोजीशन देर होने से? पोजीशन से फिर जब पोजीशन ऑलमोस्ट सारा पेमेंट मेरा एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 80% 90% जा चुका था। 5% जो पोजीशन पे बचा था, उससे पहले शायद 5-10% और बचा था, तो 80-85% जा चुका है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे को दिखा दो। अभी उन्होंने सैंपल फ्लैट दिखाते, बगल में स्ट्रक्चर खड़ा था, तो उस बेसिस पे मैंने बुकिंग किया। अब मैंने कहा कि मेरे को जाके जो इन्वेंट्री में बुक कर रहा हूँ वो जाके देखना। नहीं सर आप नहीं जा सकते, आपकी सेफ्टी का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है, कोई ईटा गिर जाएगा सर पे तो आपको चोट लग सकती है। तो इस तरह के एक्सक्यूज दिए जाते थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, समझ में आया, जो स्पेस हमें रिक्वायरमेंट थी वो मिल भी गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया स्पेस के मामले में, बट हमने ले लिया। लेने के बाद जब पोजीशन मिला तो उसके बाद ये सारी चीजें सामने आने लग गई, और फिर उसमें पोजीशन तो उनका डिले था ही, और जो प्रोमिस किए थे, जो उनका ब्रोशर था, शेल ब्रोशर, और जो एग्रीमेंट में मेंशन किया था, वो चीजें मीटअप नहीं हुई। हाँ, यही मैं जानना चाहता था कि उनके जो प्रोमिसेस थे उसमें कितने प्रोमिसेस डॉक्यूमेंटेड थे और कितने वर्बल थे? डॉक्यूमेंट जो उन्होंने किया वो सारी चीजें दी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, सभी का लॉस हुआ है। उसमें कई सारी एमिनिटीज थी जो रेडी नहीं थी, कई सारी जो रनिंग चीजें होनी चाहिए थी वो रनिंग मोड में थी ही नहीं। अभी जो सबसे बड़ा जो एक है पीने का पानी, तो वहां पे पीएमसी की तो पाइपलाइन थी नहीं, तो बिल्डर ने पीएमसी में बोला कि भाई जब तक आपका पीएमसी का पानी नहीं आता है, पुणे कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तब तक बिल्डर खुद देगा। उसने एक एफिडेविट देते हैं बिल्डर वहां पे, और उसके बेसिस पे उनको प्रोजेक्ट का सैंक्शन मिलता है। तो बिल्डर ने जब प्रोजेक्ट का सैंक्शन कराने के लिए सारा डॉक्यूमेंट किया, तो उसमें लिखा मैं पानी खुद ही अपने खर्चे पे दूंगा। पानी में उसकी कैटेगराइजेशन भी दिया, पीने का पानी, सीवेज, और बाथरूम के लिए, फ्लशिंग के लिए, सारा। और बाद में जब उसका ओसी आ गया, तो ओसी से जस्ट पहले उसने उसको रिवीजन डाला, और रिवीजन में वो क्लॉज या पॉइंट ही हटा दिया। मतलब खुद के एफिडेविट को ही उसने रिवीजन के लिए डाला जिसमें ये पानी का क्लॉज हटा दिया? पानी का क्लॉज हटा दिया। पीएमसी का पानी है नहीं, तो वाटर टैंकर के बदौलत हम वहां पे रहते हैं। करीब 712 फ्लैट्स हैं और 14 शॉप्स हैं। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और करीब 2500-3000 लोग वहां पे रह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम और लोकेशन बताइए। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज रिव्यू। ये केशव नगर मुंडवा में आता है, और ये मतलब प्राइम लोकेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरफ जो है खराड़ी एक आईटी हब, बहुत बड़ा आईटी हब है, और दूसरी तरफ इन्फो सिटी करके, एसपी इन्फो सिटी। तो दो आईटी पार्क के बीच में मैंने इसलिए लिया कि कभी इधर नहीं तो इधर जॉब की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। केशव नगर एज ए लोकेलिटी तो ठीक ठाक लोकेलिटी में मानी जाती है पुणे में। तो आपको एक तो मैंने देखा कई वीडियो यूट्यूब वगैरह पे चल रहे हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है कि बिल्डर पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। उसको लेकर काफी बवाल मचा था। बहुत बवाल मचा। हम लोग ने, यानी कि अप्रैल मई की ये बात है, तो पुणे में क्या है कि पानी की थोड़ा सा शॉर्टेज गर्मी में हो ही जाती है, और समय शॉर्टेज हुआ या बिल्डर ने जानबूझ के किया, क्योंकि बिल्डर, हम लोग की लड़ाई बिल्डर के साथ कब से चालू हुई, पानी को लेकर। पानी से स्टार्ट हुआ कि आपको पानी देना चाहिए, पानी वो दे नहीं रहा है, और कह रहा है कि, क्योंकि हम लोग उस समय इलेक्ट होकर सोसाइटी कमेटी में आ चुके थे, तो कह रहा था कि आप वाटर टैंकर का हैंडओवर ले लीजिए। तो वाटर टैंकर का हैंडओवर लेने का मतलब है कि आप उसको पे करेंगे, सारा कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में होगा, बिल्डर यहाँ से एज अ थर्ड पार्टी हो जाएगा, वो खाली आपको इंटरेक्ट कराएगा, नथिंग। हमने कहा हम हैंडओवर नहीं लेंगे, आपने जो पीएमसी में जो एफिडेविट दिया है
उसके बेसिस पे हम आपको बोलते हैं आप ही हमें सप्लाई वाटर की अरेंज करो, और जब तक पानी नहीं आता है टीएमसी का प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू, तब तक आप ही करोगे। हमने हैंडओवर लिया ही नहीं उस चीज का। और वो इस चीज को क्या है कि अब बिल्डर क्या पानी बंद नहीं करता था, पूरा बंद कर देगा तो उसके लिए लीगल चीजें, उसके लिए दिक्कत हो जाती। तो उसने क्या किया, जहां 50 टैंकर आते हैं उसने 10 टैंकर 15 टैंकर ऐसे भेजना चालू किया। अब उस समय एसटीपी भी चालू नहीं था हमारा। एसटीपी क्यों नहीं चालू, वो भी फॉल्ट ही दिया था। तो अब जो डेली 15-20 टैंकर एसटीपी के थे, वो हम ट्रीटेड वाटर को यूज करना पड़ रहा था एसटीपी में, बिकॉज एसटीपी फंक्शनल। तो इसको लेकर के आप लोगों ने कभी गोदरेज के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचने की कोशिश की? यस, तो क्योंकि हम लोग कमेटी में आ गए थे, तो बिल्डर्स के एंड से कमेटी का जो भी कमेटी को हैंडओवर देना, तो उसके लिए उनकी सीआरएम टीम हुआ करती थी। उन्हीं के थ्रू जो है हम लोग ने मेल्स भी निकाली कई सारी, जो उनकी लीडरशिप टीम या मैनेजमेंट टीम के, ट्विटर के माध्यम से भी उनको हमने वीडियोस और अपनी पोस्ट शेयर की। तो लिंक्डइन पे भी डालते थे, तो वो लिंक्डइन पे 1 घंटे बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती थी, क्योंकि हम उसमें जो है उन लोगों को टैग करते थे जो भी उनके लीडरशिप के लोग हैं। तो इस वजह से रीच आउट तो हमने बहुत डिफरेंट मीडियम से किया, बट कोई सामने आता नहीं था। वही सीआरएम टीम आती थी और वही नहीं, आप कह रहे हैं सीआरएम टीम के नाम पर वो महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो क्या सोसाइटी के महिलाओं ने कभी इस चीज को टेकअप नहीं किया? नहीं, वो सोसाइटी की महिला का जो ग्रुप होता था वो भी जाता था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते थे कि अपना उनको जो अपनी बात रखनी है वो अपनी बात ही रखते थे। वो फिर जो सोसाइटी की लेडीज है उनका भी नहीं सुनते थे, कितना भी हम ग्रुप बना के जाएं, लेकिन वो अपनी ही बात जो उनको मनवानी है वही करनी है। इसमें जैसे पानी नहीं आ रहा, पानी में नहीं आ रहा, तो हम लोग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाते थे। बिल्डर जो हमारा प्रोजेक्ट था उसी के बगल में सीआरएम ऑफिस था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम लोग एक मैसेज डालते थे आधे घंटे पहले कि हम आधे घंटे में सीआरएम ऑफिस जा रहे हैं, जो भी अवेलेबल हो ग्राउंड पे आ जाए, मिल के जाते हैं पानी के लिए बात करनी। तो उसमें जो भी लेडीज है जिनके छोटे बच्चे हैं या जो वर्किंग है, घर से काम कर रहे हैं, वो अगर अवेलेबल है तो वो, प्लस बूढ़े बुजुर्ग जो भी लोग अवेलेबल थे सब आते थे। हम सब करीब 50-60 लोग का ऑन एवरेज काउंट रहा है मिनिमम, जो हम जाते थे। अब जब गए वहां पे हम लोग का काफी कहा सुनी हुई बातचीत से हाथापाई की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन बातचीत जब ज्यादा हॉट मूवमेंट आ जाता था तो वो लेडीज को आगे कर देते थे, और लेडीज को आगे करने के बाद जो है वो पुलिस को भी पीछे से बुला लेते थे फोन करके। और पुलिस तो बिकी हुई है, वो सीधे फोन गया, तुरंत जो है राइडर के साथ इंस्पेक्टर चला रहा है वो क्या, और बोलता था मॉब लिंचिंग का एक बहुत बढ़िया उन्होंने एग्जांपल सेट किया था। लेडीज स्टाफ को आगे कर दिया करे, और लेडीज स्टाफ ने पुलिस को कंप्लेंट दी कि कुछ लोग हमें मारने पीटने के लिए आ रहे हैं, अननोन लोग। तो ऐसा कंप्लेन हुआ सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी के ऊपर यानी कि कमेटी के ऊपर ही, और उसमें से 3 लोगों के नाम मेंशन किए थे, जिसमें से एक नाम मेरा था। तो हल्लो ने फिर वो हल्लो को डाइवर्ट कर रहे थे। बिल्डर का सिंपल सा फंडा है डिवाइड एंड रूल, वो हमें डिवाइड करके हमारे अगेंस्ट लोगों में कुछ बोल दिया रेजिडेंट के, और रेजिडेंट उसको मान लेंगे, वो हमारे पीछे लग जाएंगे, हम उनको सेटल करेंगे, ये बिल्डर को भूल जाएंगे। बिल्डर का यही टैक्टिक्स होता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के टॉप मैनेजमेंट से मैं यहां पे ये सवाल पूछता हूं कि अगर इस तरह का कंडक्ट आपका है तो आप में और छोटे बिल्डर्स में क्या फर्क है? एक आम बायर क्यों आपको ज्यादा प्रीमियम दे? आपकी ब्रांड रैंकिंग अगर गिर रही है तो क्यों नहीं गिरे? ये सब वो सवाल हैं जिसका जवाब गोदरेज प्रॉपर्टीज को देना होगा। नहीं तो आज आपका एक एग्रीव्ड बायर मेरे सामने बैठा है, कल ऐसे बहुत सारे और बायर्स भी होंगे, मेरे पास बहुत सारे और भी कंप्लेंट्स हैं। जवाब यहां पे गोदरेज प्रॉपर्टीज को देना होगा। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि लीगल एक्शन में इस पर क्या किया जाए? देखिए, लीगल एक्शन में हमने कई सारी आरटीआईज की हैं। तो हमने किसी भी लीगल एक्शन में जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो हमने उस ग्राउंड पे तो अपनी प्रिपरेशन करके रखी थी, और कई सारी चीजों में जैसे एसटीपी का मैंने बोला था, क्योंकि एसटीपी क्वालिटी सिस्टम दे रखा था, और 1-1.5 साल तक हम ऐसे ही जूझते रहे उन सब चीजों के साथ।
तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे वहाँ का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने भी रिटर्न कंप्लेन की है वाया आरटीआई। आरटीआई डालने से पहले अपनी कंप्लेन दी, देन आरटीआई के थ्रू फॉलो अप लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी उनसे मिला हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बिल्डर तो मतलब इस लेवल तक है कि मतलब आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट एजेंसीज में कहीं भी आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं, पीएमसी को इतनी बार कंप्लेन किया, वो बस आते हैं पुलिस के साथ, बाद हम लोग गए अपनी कंप्लेन लेकर। जब लेके गए तो उसमें लेडीज भी हमारे साथ गई, कुछ लेडीज बच्चों के साथ। तो पुलिस में जो वहाँ हमारे जो लोकल केशव नगर का जो पुलिस स्टेशन था, तो उनके जो एसएचओ है उनसे भी हमारी बात हुई, मीटिंग हुई, एंड उन्होंने हमारी कंप्लेन रिसीव भी की। फिर पेपर वर्क हुआ पुलिस के एंड से, इंक्वायरी जो भी उन्होंने की। बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमने बिल्डर को समझ दे दी है, ये वर्डिंग थी उनकी, हमने बिल्डर को आप समझ दे दी है, वो आगे से आपको पानी के लिए परेशान नहीं करेंगे। जो भी आप पानी की रिक्वायरमेंट है आप हमें लिखित में दे दीजिए, उतने टैंकर की व्यवस्था बिल्डर खुद करेगा अपने खर्चे। तो यानी कि ऐसा हुआ। तो हमने टेंटेटिवली, क्योंकि उस समय क्या है कि स्टार्टिंग में लोग कम आए थे, 2023 मार्च का पोजीशन है, लोग जो 1 साल तक आते रहे, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ रेजिडेंट जो बढ़ते रहे, तो उससे क्या पानी की खपत भी बढ़ती गई। तो स्टार्टिंग में जहां 30 टैंकर लगता था दिन का, एट द एंड ऑफ 2024 की स्टार्टिंग में वो टैंकर की जो खपत 60 तक पहुंच गई, 55-60। क्योंकि अभी एसटीपी है नहीं, तो इस चक्कर में हमने टेंटेटिव उसको थोड़ा सा प्रो डेटा बेसिस पे कैलकुलेटेड फिगर उनको बताया इन रिटर्न एप्लीकेशन पुलिस को। पुलिस ने फिर आगे बिल्डर को दिया ये कि आप इस पे जो भी अपना काउंटर दीजिए और केस को यही खत्म करिए, नॉट केस, कंप्लेन। तो चीजें वो 100% तो मीट कभी नहीं होती, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो थोड़ी सी मीट हो गई थी। तो हमने थोड़ा सा उस पर हम लोग ने वाटर वाले मैटर को थोड़ा सा साइड करके एसटीपी और जो एमिनिटीज जो हमारा क्रिटिकल इश्यूज बन गए थे उसको उठाना चालू किया बिल्डर के साथ। तो पहले बिल्डर जवाब नहीं देता था या मीटिंग नहीं होती थी, तो एक मीटिंग उनकी लीडरशिप टीम से 2-3 लोग सामने आए जो लोकल ऑफिस को प्रेजेंट करते हैं, एंड उनके साथ हमारा बातचीत चालू हुआ। तो एक है कि जो सीआरएम टीम थी वो साइडलाइन हो गई। सीआरएम टीम में 1-2 लोग हैं जिनकी वजह से हमें लगा कि वो उनका थोड़ा सा ईगो वगैरह कुछ हर्ट हो गया था, इस वजह से वो जानबूझ के जो है चीजें आगे बढ़ना देने नहीं चाहते थे। क्योंकि जब ओसी आ रहा था तो हमने कहा कि हमें जाना है देखने, हम तो 80% 90% पे कर चुके, अब हमें आप क्यों रोक रहे हो। लेकिन बिल्डर ने जो नोन थे उसके या गुड विशर थे, वेल विशर्स, तो उनको अलाउ कर दिया, और क्योंकि हम उसके पीछे पड़े हुए थे तो हमें अलाउ नहीं कर रहा था। तो मतलब मामला सेफ्टी का नहीं था, मामला ये था कि आप हमारे साइड हैं या नहीं हैं, हमारे साइड हैं तभी हम आपको एंटरटेन करेंगे। हमारे ही फ्लैट में हमें कोई चीज चेक नहीं करने देता था, आप फोटो मत क्लिक करिए, आप वीडियोस नहीं निकालिए। ये कैसे हो सकता है? उसके जो भी बंदे आते थे वो सब इस चीज पे हमें रोक टोक करते थे कि आप वीडियोस मत निकालिए, ये अलाउड नहीं है अभी, आप फोटोज मत निकालिए, जब आपको हैंड ओवर हो जाएगा कीज तभी आप करिएगा। वो हमें बिल्कुल भी चेक नहीं करने देता। तो अपार्टमेंट के अंदर, एमिनिटीज पे मैं बाद में आऊंगा, अपार्टमेंट के अंदर आपको जो अपार्टमेंट मिला है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या उसमें भी कोई कमी है? देखिए स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी कुछ दूसरे लोगों के फ्लैटों में तो है प्रॉब्लम्स, हमारे फ्लैट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों के फ्लैटों में भी प्रॉब्लम है कि सीपेज आ रहा है, पूरा सीलिंग से नीचे तक पानी आ रहा है, और जो उनके वॉशरूम है उसका भी जो पाइप होता था वो भी अंदर से दिया हुआ है उसका, मतलब आपके वॉशरूम के अंदर किसी दूसरे के वॉशरूम का पाइप आ रहा है। ओके, मतलब प्लम्बिंग एरिया आपके वॉशरूम के अंदर से जा रहा है। कल को अगर सीपेज का मैं बाकी बाथरूम की पाइप की बात नहीं कर, सीवेज की बात कर रहा हूँ। सीवेज का पाइप जो है मेरे जो बाथरूम की छत है उसमें से होकर बाहर निकल रहा है। और एक और इशू आपके यहाँ से उठकर आया था कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट वॉशरूम में 7 फीट की है। टोटल जो फ्लोर टू सीलिंग की हाइट है नॉर्मल जो रूम्स है उसमें 10 फीट के आसपास है। बाथरूम में 2 बाथरूम है, तो दोनों बाथरूम में मेरा 2 BHK है, तो 2 बाथरूम है, दोनों में हाइट जो है 7-7.25 फीट ही है।
और जब हम लोग ने ये मैटर पोजीशन से पहले, ओसी आने से पहले उठाया, क्योंकि उनके सैंपल फ्लैट में जो फॉल सीलिंग था वो था ही नहीं, तो हम लोग को लगा इसमें पूरी छत है, अच्छा खासा है, तो ऊपर कुछ पार्टीशन करके और गीजर वगैरह आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों ने, जो उनके गुड वेल विशर्स थे, वो जाकर देख कर आए, उन्होंने ग्रुप में फोटो डालना चालू किया, तब हम लोग को पता चला कि अरे इसमें तो इन्होंने फॉल सीलिंग डाल रखी है और 7 फीट है। तो हम लोग ने जाके बोला वहाँ की उनकी सीआरएम टीम को, भाई एक बात बताओ, खड़े होकर कौन इंसान नहाएगा, कैसे नहा पाएगा, उसमें तो हाथ लग जाएगा। हमारे जो ग्रुप में एक बंदा था, उसका 6.1 फीट हाइट था, तो अच्छा खासा हाइट है, वो हाथ यूं करेगा उसमें तो फॉल सीलिंग में बार बार लगेगा। तो उसको ये बोला गया कि खड़े होकर कौन नहाता है, सर आप बैठ के नहाइए। अपने पिछले एपिसोड में मैंने ये मुद्दा उठाया था। आप सोच सकते हैं कैसा होता है बिल्डर का हाई हैंडेडनेस। वो हर बात को अपने नजरिए से जस्टिफाई करता है, और अगर कोई छोटा बिल्डर ऐसा करता है तब हम एक बार ये समझ सकते हैं। लेकिन इंडियन रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में है जहां बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज इस हाई हैंडेडनेस के साथ ऑपरेट करते हैं? क्या इस तरह के डेवलपर्स के खिलाफ कोई एक्शन अथॉरिटीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या हर बायर के पास वो बैंडविथ है कि वो कोर्ट में जाए, लंबी लड़ाई लड़े? याद कीजिए सुपरटेक ट्विन टावर डिमोलिशन केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू लेंथी एंड कॉस्टली लिटिगेशन। यहां भी मामला वही दिखता है। तो ये जो सारे फ्लॉज हैं उसको लेकर के आप लोग अब लीगल में कुछ प्लान कर रहे हैं? यस, क्योंकि अभी हम लोग पहले प्रोविजनल कमेटी थे, और अब फुल फ्लेज 5 साल के लिए जो कमेटी होती है, वो अभी हमारा रिसेंटली सोसाइटी का इलेक्शन हुआ, फुल फ्लेज हम री इलेक्ट होकर आए, और जितने लोग प्रोविजनल कमेटी में रह गए थे एंड तक, वो फिर से री इलेक्ट होकर आए। तो हमारा पूरा फोकस यही रहेगा, जो भी बिल्डर ने हमें प्रोमिस किए थे, जो भी उसके इंफ्रा से रिलेटेड इश्यूज हैं, कॉमन एरिया या इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स के, उसको रिजॉल्व किया जाए। अभी कई सारे इसमें से जैसे एक बहुत बड़ा जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो सभी के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, वो है फायर सिस्टम, अलार्म सिस्टम। तो जितने भी लाइक सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको फायर सिस्टम हर बिल्डिंग में देना पड़ेगा, और उसको कंप्लायंस भी बिल्डर को करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्डर ने भी लीपापोती की है, पूरी लीपापोती गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर। अभी क्या है कि उसने किचन में जो है, जो स्मोक सेंसर होते हैं, स्मोक सेंसर बैठा रखे हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। जबकि होना क्या चाहिए, हीट सेंसर होना चाहिए। वो हीट सेंसर के बेसिस पे हीट सेंस करके अलार्म बजाएगा अगर कुछ डेंजरस सिचुएशन है। अब स्मोक की वजह से क्या है, एक छौका भी लगा तुरंत बज जा रहा है अलार्म। तो 712 फ्लैट में यही प्रॉब्लम है, सबके यहाँ अलार्म कभी भी बज जाता है, कॉमन अलार्म जो स्टेयरकेस का होता है, और फिर उसको जो मेंटेनेंस टीम जाके देखती है तो उसको बंद करती है। बिल्डर ने स्टार्टिंग के दिनों में ये अलार्म पूरा सिस्टम बंद करके रखा था, क्योंकि काम चल रहा था। 1 साल तक बिल्डर ने पोजीशन दिया है। 2023 मार्च का जो पोजीशन हमें मिला है, ओसीआई है, 2024 तक मेरे पास डेटा है। बिल्डर ने खुद ही मेरे को ये डेटा दिया है, और मैं और किसी की बात नहीं कर रहा है। बिल्डर ने खुद ही ये डेटा दिया है, और उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसने 1 साल तक लोगों को पोजीशन दिया है। तो डिले पोजीशन का भी लोग शिकार हुए हैं यहाँ। और डिले पेनाल्टी मिला है? डिले पेनाल्टी के लिए वो सोसाइटी और बायर को, होम बायर को, ये फ्लैट ओनर को आमने सामने कर देता है। जबकि एज ए सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने बायर को घर बेचा है। घर बेचने के बाद उसने मेंटेनेंस लेकर हमें दिया तो है, ट्रांसफर किया है सोसाइटी अकाउंट में, बट यहाँ पर सेटलमेंट जो उनका है, एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है दोनों के बीच, इसमें सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बिल्डर ने लोगों को उलझा दिया आपस में, और डिले पोजीशन जो एज पर रेरा बनता था वो लोगों को दिया ही नहीं। क्या आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लीगली पढ़ा है कि उसमें डिले पेनल्टी को लेकर क्या कहा गया है? डिले पेनल्टी लिखा है उसमें क्लॉज कि 6 महीने का उन्होंने डाला है, और उसमें भी कुछ परसेंट ही मिलता है एज पर रेरा, 5 या 7%, जबकि बिल्डर हमें 18% एनुअल या मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। तो 1-2 लोगों का 10-15 दिन के लिए पेमेंट, जो फाइनल पेमेंट था वो डिले हुआ, तो उन्होंने 25-30 हजार रुपए एज अ पेनल्टी पे किया।
आर यू श्योर कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डर आपसे ज्यादा चार्ज करेगा लेकिन देगा कम, ऐसा है? ऐसा है। ये एक और गोदरेज की ये एक और गलती है, क्लासिक केस ऑफ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। यस। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनता है दोनों पार्टी के लिए इक्वल होता है। रियल एस्टेट के बिजनेस में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट का। और ये एक ऐसा केस स्टडी मेरे पास आया है जहां गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। आप लोग इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि हम लोग ने उसको कई बार बोला, जैसे फ्लैट लेने से पहले मैंने जैसा बोला कि मेरे को ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, तो मैंने ड्राफ्ट में कुछ चीजें ऑब्जेक्शन किया, तो उनका एक सिंपल सा जवाब था, सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिंपल सा। और फ्लैट के साथ साथ नहीं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट कब से अप्रूव करने लगी है? ये उनकी वर्डिंग थे, सेल्स जो पर्सन होते थे उनके, तो उनकी यही वर्डिंग होती थी। तो उसमें उन्होंने कहा ठीक है, अब टोकन मनी देने के बाद ड्राफ्ट मिलता था, तो अब यहाँ पे या तो कैंसिल करो, तो उसमें वो कुछ डिडक्शन करते थे कि आपको कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़े। मतलब आपने जब कितना परसेंट पेमेंट कर दिया था? इनका जो एज पर 5% टोकन मनी देना था, मैंने 5% टोकन मनी दे चुका था उस समय, 7 लाख रुपए के आसपास दे चुका था। और उनकी डिमांड और ज्यादा थी एग्रीमेंट करने के लिए, 20% के आसपास टोटल 20% पे एग्रीमेंट था उनका। तो उन्होंने कहा कि इन बिटवीन 5 to 20% के बीच में आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट दिया जाएगा, आप रिव्यू कर लीजिए एंड देन हम एग्रीमेंट करेंगे 20% आने के बाद टोटल। तो अब मैं तो वहां पे फंस गया, मैं ना आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने टोकन मनी दे दिया है। और वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी उन्होंने कुछ कराए थे, फॉर्म्स वगैरह, कस्टमर के फॉर्म्स फिलअप कराए थे, और बोला कि अब सर कुछ नहीं हो सकता है, लीगल पेपर भी ड्राफ्ट रेडी है, आप ये ड्राफ्ट दे दो, उस पर हम आपको डेट दे देंगे, उस पर आके आपको रजिस्ट्री करानी होगी। एक एवरेज मिडिल क्लास की दुविधा देखिए यहां पे। 10% अमाउंट देने के पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट उसे दिखाया भी नहीं जाता है, और अगर वो बुकिंग कैंसिल करता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज होते हैं कि वो 10% या 20% डिडक्ट करेंगे। और ये 10 या 20% उस अमाउंट का नहीं होता है जो आपने दे रखा है, ये टोटल सेल्स कंसिडरेशन का होता है। मतलब कि 1 करोड़ के अपार्टमेंट के लिए अगर मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं और मैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो मेरा पूरा 10 लाख रुपए फोरफिट कर लिया जाएगा। तो आगे की जो कानूनी लड़ाई की आप लोग सोच रहे हैं, उसमें आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बिल्डर के साथ जो है हम लोग ने देखा कि रेरा में जाएं या फिर कंज्यूमर कोर्ट में, तो रेरा में तो कोई फायदा नहीं है, तो वी आर प्लानिंग फॉर कंज्यूमर कोर्ट अभी के लिए। और कंज्यूमर कोर्ट पे ज्यादा विश्वास रेरा के मुकाबले करने की कोई वजह? सर देखो, वहां पर क्या है कि बिल्डर का कोई भी आदमी नहीं है, जो सो कॉल्ड रेरा जज होते हैं, वो है तो ब्यूरोक्रेट ही। तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर कोर्ट में लाइक कंज्यूमर की पहले सुनी जाती है, और क्योंकि हम इम्पैक्ट हुए हैं एज ए कंज्यूमर, तो जो भी वहां पे जज बैठा वो हमारे फेवर में हमें सुनेगा, तो और सुनने के बाद डिसीजन भी हमारे फेवर में देगा, बिल्डर के फेवर में नहीं देगा एज कम्पेयर टू रेरा। रेरा के जो मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है, इस साल मई में रेरा के 8 साल होने जा रहे हैं। आज भी देख लीजिए एक एवरेज होम बायर आपके बारे में क्या सोचता है। आप देख लीजिए आपके ऊपर कितना ट्रस्ट बना है 8 सालों में। खैर, रेरा के 8 साल पूरे होने पर रेरा से 8 सवाल के एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने का प्लान कर रहे हैं? यस। ओके। और उसमें आप पार्टी, जो जितने भी प्रोजेक्ट के पार्टनर्स हैं, आप सबको बनाएंगे? यस, बनाना पड़ेगा ना, एक के साथ नहीं तो फिर वो इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी तीसरे के साथ, यही चलता रहेगा। तो सबको एक साथ कोर्ट में केस में मेरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी होगा कि गोदरेज के ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, स्पेसिफिकेशन जो प्रॉमिस किए हैं वो नहीं देने का मामला है, डिले पेनल्टी का मामला है, एंड चौथा है इसमें जो अम्यूनिटीज प्रॉमिस की, सबसे बड़ी अम्यूनिटीज बोला जाए या फैसिलिटी, एसटीपी जो सिस्टम है चलता है फॉल्टी है, फायर अलार्म सिस्टम पूरा फॉल्टी है,
एंड जो भी एमिनिटीज प्रॉमिस की गई उसमें से सबसे बड़ी जो एमिनिटीज जो आज की डेट में होम बायर जो वहाँ के वो पूछते ही नहीं है, दैट इज ईवी बसेस। तो ईवी बसेस एंड गोल्फ कार्ट्स हमें प्रॉमिस किया गया एज पर शेल ब्रोशर। अब उसमें भी ईवी बसेस का जो जिक्र हुआ और द ईमेल रिटर्न में है हमारे पास, हमने जिक्र किया कि भाई कब इसको दे रहे हो ओसी आने के 6 महीने के अंदर। तो उन्होंने कहा सर अभी देख रहे हैं, अभी अरेंजमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे या हमें जो उसके डॉक्यूमेंटेशन करने हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर उसमें थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो उन्होंने ठीक है ले लेंगे। तो बाद में ये निकल के आई, उन्होंने एक गोल्फ कार्ट दे दी थी, ब्रोशर में लिखा था प्रॉपर कि केशव नगर टू खराड़ी इट्स एन, आप अगर इस तरफ पकड़े तो इस तरफ है मगरपट्टा खराड़ी। तो दो अलग डायरेक्शन में एक ही बस सेम टाइम पे कैसे जा सकती है? तो वहां पे बसेस उन्होंने लिखा हुआ है ब्रोशर में, लेकिन बोले एक ही बस है। कार्ट्स लिखी हुई है, 2 कार्ट्स हैं, क्योंकि एल शेप में जे शेप में प्रोजेक्ट है पूरा, काफी बड़ा है लैंड पार्सल, 9 एकड़ का प्रोजेक्ट साइज है। तो 2 कार्ट्स उसमें मेंशन है। कार्ट्स है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ड है। तो इसका मतलब एक से तो ज्यादा होगी, हम 2 पकड़ के चलते हैं। 2 है तो 2 में से एक उन्होंने दिया, कह रहा ये आपका हैंडओवर ले लो सर कार्ड्स का, गोल्फ कार्ड्स का। तो ये गलत है। तो उस पर भी हमारी फाइट चल रही है गोदरेज के साथ एज ए कमिटी। बाकी इंडिविजुअल जो बायर सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वो गोदरेज को डायरेक्ट मेल भी लिख सकते हैं। अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व भी करते हैं गूगल ग्रुप के माध्यम से। तो आपको मैं अभी मौका देता हूं, आप गोदरेज के टॉप मैनेजमेंट से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, ये वीडियो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। आप क्या क्या सवाल पूछेंगे अगर मैं कहूं कि आपको गोदरेज के चेयरमैन के सामने, मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने मैं बैठा रहा हूं? देखिए कई सारे सवाल हैं, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड हैं, कुछ मेरे फ्लैट से रिलेटेड हैं, और कुछ जो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो मैं अगर पहले सोसाइटी के बारे में बात करूं तो उसमें जो भी फॉल्टी चीजें दी हैं उसका अपॉर्चुनिटी लॉस तो हुआ है हमें। तो वो कैसे सेटलमेंट करेंगे सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, कमिटी के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। दूसरी चीज जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं तो जो छत वाला मैटर है, या जगह जगह टाइल्स ऊपर नीचे ऑड इवन है, या सीपेज का इशू आता है। सीपेज का इशू कैसे आता है? जो आपके ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, उसमें से पानी बाहर आता है धार की तरह, इतना गंदा सीपेज है। और ये पूरा का पूरा माइवन स्ट्रक्चर है। दूसरा जो यही स्ट्रक्चर पे एक और बात करूंगा कि कई सारे जो 5 टावर हैं, 9 विंग्स हैं, इन सभी में जगह जगह इंफ्रा के इशू अभी से आ गए। 1 साल के अंदर जो आपका कोर लगा है मेटल पार्ट, उसमें जंग पकड़ना चालू हो गया। तो इसका क्या करने वाले हैं? अभी 2 साल तो ऑलमोस्ट ओसी आए हुए मार्च में हो गया, लेकिन आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसका रिपेयर? क्योंकि 5 साल का जो लॉकिंग पीरियड या आपका वारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज, तो उसके अंदर 5 साल बिल्डर को करना ही। तो उसमें ये सब कैसे करने वाले? लास्ट आइटम आता है एक, इन्होंने सोसाइटी का गेट है, ये एक बहुत क्रिटिकल मुद्दा है जो मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सोसाइटी का इन और आउट गेट है, एक ही गेट है सोसाइटी में आने जाने के लिए। गेट काफी बड़ा है, वहां पे चैनल सिस्टम होता था। रात में क्या करते थे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि 11 बजे या 12 बजे के बाद एक आउट गेट बंद कर दिया जाता था, इन गेट को ही इन और आउट के लिए यूज किया जाता था, और मॉर्निंग में 6 बजे वो खोला जाता था। तो सितंबर 2023 में एक गार्ड की वहां पे मौत हुई गेट पे। क्यों मौत हुई है? क्योंकि वो सुबह 6, 6:30 बजे गेट खोल रहा था, आउट गेट वाला, और खोलते समय वो चैनल पे सिस्टम था पूरा, मतलब गेट जो था वो डीरेल हुआ है। डीरेल क्यों हुआ? वहां पे जो उसकी चैनल था वो हल्का सा बेंट था। बेंट क्यों हुआ? और बिल्डर ने कुछ जो मेन गेट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे उसको रीस्ट्रक्चर किया था, यानी कि उसकी जो फ्लोरिंग थी वो मार्बल या जो पत्थर के टुकड़े आते वो लगाए थे, वो हटा के पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर बैठाया था। तो हो सकता है उसमें बेंट हुआ, या उसमें बाय डिफॉल्ट बेंट वाला ही पार्ट, डिफेक्टेड पार्ट लगाया। वो गेट डीरेल होकर उस बंदे के ऊपर गिरा है, जिसमें उसका पूरा लोअर बॉडी दब गया था। करीब वो गेट की वेट अगर मैं बात करूं तो 400-500 किलो का एक गेट अगर इंसान पे गिर जाएगा तो वो तो वहीं उसका कुचुम्बर निकल जाएगा। तो वो बंदा जो है 3-4 दिन फाइट करता रहा अपने जीवन के लिए, और फिर एंड में उसकी डेथ हो गई विद इन 7 to 10 डेज के अंदर।
तो एक उस बंदे की लाइफ चली गई है और यहाँ बिल्डर जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप लोगों ने पता किया कि उसको बिल्डर की तरफ से कंपेंसेशन कुछ मिला या नहीं मिला? पता किया, लेकिन ये सारी चीजें दबा दी गई थी बिल्डर के एंड से। हम लोग ने पुलिस स्टेशन में गए थे, वहां पे भी मुद्दा उठाया, तो कमिटी को बुलाया जाता है सेटलमेंट। पहले तो हमारे पर प्रेशर बनाया गया कि ये सब चीजें हैं और हमें दबाया जा रहा था, तो क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन काफी कर रखा था इन सब चीजों को लेकर, तो हम दब नहीं पाए, वो हमें दबा नहीं पाए। और बिल्डर डायरेक्ट दबा नहीं रहा है, वो पुलिस के थ्रू हमें प्रेशराइज कर रहा है वहां पे। तो चीजें वहां पे तो हमने मतलब एक्शन लिया काफी अपने एंड से, लेकिन ऑल टुगेदर जो हमने सोचा कि कुछ हेल्प की जाए, तो लेकिन बाद में पता चला उसकी फैमिली से एक मदर है और एक छोटा भाई है, और अगर हम उसको फंड कुछ अरेंज कराते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेजिडेंट के थ्रू या कमिटी के थ्रू, तो वो पैसा सही लोगों के हाथ में जाएगा नहीं जाएगा इसकी श्योरिटी नहीं थी। तो बिल्डर ने आई थिंक कुछ किया तो था, जो सुनने में आया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया उसका, तो हम इस बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन यस कुछ ना कुछ उसके लिए हुआ ही होगा। मनीष, थोड़ा सा मैं उस लोकेलिटी को जब देखता हूं तो उस लोकेलिटी में गोदरेज के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत कंप्लेंट्स हैं। क्या कोई वहां पर इकोसिस्टम का इशू आपको दिखता है, या आपका एक स्पेसिफिक केस सिर्फ गोदरेज में ही प्रॉब्लम है, या फिर और भी वहां पर इश्यूज हैं जो लार्जर इकोसिस्टम है वहां का? यस, बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट के एंड से ही है, पीएमसी मेन कल्प्रिट है यहाँ पे। मैं बात करूंगा, जो भी ये लैंड पार्सल है मेरा 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये 4 फेज में बना है। 42 एकड़ का लैंड पार्सल है, और उस लैंड पार्सल के बीच में से एक रोड जा रही है जिसको पीएमसी बोलता है प्राइवेट रोड है, बिकॉज बिल्डर ने बीच में से रोड बना के दी है, जिसमें फर्स्ट फेज गोदरेज इन्फिनिटी, सेकंड फेज गोदरेज रिव्यू, और 2 फेज अभी आने बाकी हैं। और उनका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है आज से 10 साल बाद आएगा। तो वहां पे रोड, प्रॉपर रोड नहीं है। रोड जो भी है प्राइवेट रोड, बिल्डर अगर बना रहा है तो ठीक, नहीं तो वही टूटी फूटी रोड। लाइट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट रोड है तो पीएमसी का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, बिल्डर ही कर रहा है उसको मेंटेन। एंड पानी का भी दिक्कत है, पीएमसी ने ना ही पानी की व्यवस्था की है, ना ही सीवेज की व्यवस्था की है। तो ले देकर घूम फिर कर चीजें वही गवर्नमेंट बॉडी जो उस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर रहे हैं वो सामने आते हैं। वो कैसे इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, और ये जो आने किसी प्रोजेक्ट को अगर सैंक्शन कर भी रहे हैं, वहां पे जो लोग आएंगे उनके बारे में नहीं सोचते क्या? ये सबसे बड़ा इशू यही है। और ले देकर अभी जो हम लोग को सुनने में आया कि 2 साल क्योंकि ओसी हुआ है तो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का दे? ना आप पानी दे रहे हो, ना लाइट दे रहे हो, ना रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 600-700 मीटर आगे करीब 1 किलोमीटर के रेंज में वो एक बस स्टेशन है, दैट्स इट। तो कुल मिला के नहीं है। मतलब कि आप वहां पे रहते हुए सांस ले रहे हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना हो रहा है। एंड सामने जो है एक डेड क्रिमिनेशन ग्राउंड है, जो होता था बहुत पहले, एक्टिव था, बट उसको गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया, आज की डेट में डेड है। बट लोकल जो वहां पे सिटीजन हैं, जो गांव वाले हैं सोसाइटी की बाउंड्री के बाहर, उनसे भी हमारा टचल चलता रहता है, बिकॉज वो कुछ ना कुछ उनकी वहां पे पहले से कुछ पूर्वज की कब्रें हैं, वहां पे वो पूजा वूजा करते हैं, कभी आग भी जलती है वहां पे। और एक अभी रिसेंट केस आया था दिसंबर में आई थिंक, कि उन्होंने किसी भी एक सिटीजन की जो एजेड लेडी थी, उनकी बॉडी ऐसे ही बर्न कर दी थी वहां पे कुछ लकड़ी जला के। तो एक बहुत हॉररेबल सिचुएशन हो जाती है अगर आप ये सब चीजें अपने सामने देख रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सिचुएशन काफी मतलब हॉरेबल है। आप रात को सो कैसे सकते हो? तो ये भी मुद्दा चल रहा है। तो आपके 2 घर खरीदने के बाद भी जो इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग आपस में बैठ कर बात करते हैं कि अगर हम रेंट पे रहते तो ज्यादा बेहतर था? ये जो अभी ऑन एवरेज अगर 50-60 हजार रुपए आप ईएमआई दे रहे हैं, रेंट आपको 1/3 कॉस्ट में मिल जाएगा, तो 2/3 का कॉस्ट आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। ना उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, ना 10 तरह के लफड़ों में पड़ना है। रेंट वाला फ्लैट ज्यादा बेटर है इस मामले में। जब भी मैं घर नहीं खरीदने की बात करता हूं, मुझ पे एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट होने का आरोप लगता है।
आप देखिए कैसे आज का एवरेज मिडिल क्लास होम बायर जो 2 बार घर खरीद कर पछता रहा है, वो भी ये मानने लगा है कि रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है। अगर आपको 20 साल पुराने वाला मनीष हो तो अब आप दोबारा आप लोग घर नहीं खरीदेंगे? नहीं, आप तो घर नहीं खरीदेंगे। प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, ये सारे इश्यूज के हटा दें। एज एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न के एंगल से आपको कैसा दिखता है? देखिए, रिटर्न के एंगल से थोड़ा सा डाइसी है, आने वाले टाइम में तो और डाइसी हो सकता है, क्योंकि अभी सपोज आपने लैंड पार्सल ले लिया तो वो तो और ज्यादा डाइसी हो जाता है, क्योंकि अगर अनअटेंडेड लैंड पार्सल है तो कोई ना कोई लोकल बॉडी आके उसको एक्वायर कर लेता है या उस पर कब्जा जमा लेता है। एक वो, अगर आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट आपने परचेज करके रेंट पे चढ़ाया, लेकिन उसका रेवेन्यू उतना नहीं आएगा जितना आपकी ईएमआई जा रही है। 20,000 आप रेंट ले रहे हो लेकिन 50,000 ईएमआई दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो ले देकर तो फायदे का सौदा नहीं है। रीना जी, आपका इमोशनल अटैचमेंट अभी भी अपना घर उस पे आज भी है या वो खत्म हो गया? नहीं, वो जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे तो इमोशनल अटैचमेंट है मेरा अभी भी, और रहेगा, क्योंकि अपना घर तो अपना ही घर होता है, जैसा भी हो उसको हम घर वाले ही उसको अच्छा बनाते हैं, हम ही बनाएंगे उसको अच्छा। बट बिल्डर से एक्सपेक्टेशन हमारी हाई रहती है कि जो उसने प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल होने चाहिए। तो ये था एक आम घर खरीदार की तकलीफ। ये है वो हालात जिस वजह से लोगों का अपनी प्रॉपर्टी का जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो भी खत्म होता जा रहा है। इंडियन हाउसिंग मार्केट में आम तौर पे जिस किसी ने भी घर नहीं खरीदा है वो नहीं समझ पाएगा कि आपको किस तरह के एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, आपको कितने लॉसेज का सामना करना पड़ता है। इनसाइडर इनसाइट के इस एपिसोड में हमने एक बायर को बिठाया है। हम ऐसे कई और बायर को लेकर आपके सामने आएंगे। और हां, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम सवाल पूछेंगे हर स्टेक होल्डर से, हम सवाल पूछेंगे हर बिल्डर से, हम सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, हम सवाल पूछेंगे रेरा से। और हमारा यह सवाल पूछने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सिस्टम में होम बाइंग एक्सपीरियंस लोगों के बदलने नहीं शुरू हो जाएं। पिछले 10 सालों से हम लोगों ने रियल एस्टेट में जितनी एक्टिविज्म वाली पत्रकारिता की है, आज उसी का असर है कि रेरा भले ही टूथलेस टाइगर के तौर पे, लेकिन रेरा आज आया है। हमारी कोशिशों की वजह से कोर्ट्स सेंसिटिव हुए हैं और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। आप लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप बताइए कि हमें और ऐसे कौन से इश्यूज उठाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।